गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट द मोल कॉन्सेप्ट। देखिए, मोल कॉन्सेप्ट में आपका फिजिकल केमिस्ट्री का नीट में जो मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन रहता है उसमें आपको मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि फिजिकल केमिस्ट्री में सारे से रिलेशन इसका, इसलिए मोल कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे तरह से समझेंगे। क्योंकि होता क्या है कि मोल कॉन्सेप्ट को लोग समझते हैं कि आसान से इसको बना देंगे, लेकिन क्वेश्चन इसमें पूछ दिया जाता है ऐसा कि आपको क्वेश्चन में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है। और साथ ही साथ इसमें क्या होगा कि अगर इसका क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आपको हर हमेशा आपके मन में ये लगेगा कि पता नहीं ये तो इजी था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा था, हम बता नहीं पाए। इसलिए ये इससे रिलेटेड जो है मोल कॉन्सेप्ट से स्टेट ऑफ मैटर, आपको गैसेस स्टेट, ये सब का डायरेक्ट कोरिलेशन इससे है। तो इसलिए मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसा लगेगा अभी कि हम लोग थोड़ा सा बोरियस टाइप का, लेकिन नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम ऐसा निकालना है। लेकिन हम लोग इसको अच्छे ढंग से देखेंगे क्योंकि नीट में इसका क्वेश्चन अच्छा रहता है, इवन कि बहुत सारे कंपटीशन में इसका क्वेश्चन रहता है। तो इसलिए हम लोग देखेंगे, मोल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग को क्या जानना है। देखिए, मेनली जो हमारा मोल कॉन्सेप्ट है इसमें से ये जानना ज़रूरी है कि हम लोग मोल, नंबर ऑफ़ एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के साथ साथ में हम किसी भी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, साथ साथ में इसमें ये भी जानना है कि नंबर ऑफ़ एटम किस तरह से निकालेंगे, साथ ही साथ एटॉमिक मास किस तरह से निकालेंगे, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल किस तरह से निकालेंगे, नंबर ऑफ़ मोल किस तरह से निकालेंगे। इस तरह से ये बहुत सारा इसमें ऐसा टॉपिक है जिसमें से सारे केमिस्ट्री का इसके अंदर में एक रीढ़ है। इसलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट में क्या है। देखिए, मोल कॉन्सेप्ट में जो पहले आपको एनसीईआरटी में बताया है कि सबसे पहले हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में जानेंगे मैटर। तो मैटर क्या है? एनीथिंग ऑक्युपाइज अ स्पेस हैविंग मास। कोई भी दुनिया में चीज़ जिसमें वो स्पेस ऑक्युपाइज करता है, साथ में उसके अंदर में मास है, वैसे कोई भी सबस्टांस जिसमें कि स्पेस ऑक्युपाइज करता है, उसके अंदर में मास है, दिस टाइप ऑफ सबस्टांस इज नोन एज द मैटर। और हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का देखेंगे तो क्लासिफिकेशन, देयर आर टू क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फर्स्ट इज अ मिक्सचर एंड सेकेंड इज द प्योर सबस्टांस। मिक्सचर इज फर्दर क्लासिफाई homogeneous and heterogeneous mixture, and pure substance classify into element as well as compound. So मैटर को क्लासिफाइड करने का दो है, एक तो मिक्सचर है, दूसरा प्योर सबस्टांस है जिसमें से एलिमेंट और कंपाउंड आता है। मिक्सचर के अंदर होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस है। तो इस बात को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि मैटर को कितने भागों में बांटा गया है। क्योंकि एक थोड़ा सा लगेगा कि 9-10 का लेवल का चीज़ है, लेकिन 11-12 वाले स्टूडेंट्स से भी पूछा जाता है, इवन ड्रॉपर्स लोगों से भी पूछा जाता है। तो कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी ऐसा कि वो एलिमेंट और कंपाउंड क्या है। चलिए, अब हम लोग मेनली मोल कॉन्सेप्ट के टॉपिक पे देखेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट के टॉपिक में सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका रहता है कि कैलकुलेशन ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। जब किसी भी मॉलिक्यूल में एटम जब निकालना रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे। अगर हमारा मॉलिक्यूल दिया हुआ है, एटम निकालने के लिए बोल रहा है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए, जैसे आपका एग्जाम्पल में है P4 है, तो टोटल नंबर ऑफ़ एटम इसमें देखिएगा आपका 4 है। चूँकि ये आसानी से आपका एक एटम ही दिया हुआ है तो उसको हम लोग निकाल लिए, लेकिन जब कंपाउंड के फॉर्म में रहेगा तब एटम कैसे हम लोग निकालेंगे। तो देखिए, कंपाउंड के फॉर्म में है तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे उसका कोफिशिएंट कितना है। तो देखिए, सल्फ़र के अगर कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, तो कोफिशिएंट उसका 1 है। प्लस में ऑक्सीजन का हम लोग 0 नहीं, यहाँ ऑक्सीजन देखेंगे तो देखिए इसका कोफिशिएंट कितना है, 3 है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 1 × x + 3 × O। तो इसमें 1 है और इसमें 3 है, टोटल एटम कितना हो गया, 4। उसी तरह से ग्लूकोज के अंदर में है C6H12O6 है। तो इस तरह से अगर रहेगा तो देखिए कार्बन का एटम कितना है, 6।
अगर हम लोग हाइड्रोजन का एटम देखेंगे तो कितना है 12, ऑक्सीजन एटम देखेंगे कितना है 6। उस तरह से जैसे अब टोटल हमको निकालना होगा तो इसका 6 एटम प्लस में इसका 12 एटम प्लस में इसका 6 एटम, टोटल 24 आपका हो गया। तो 24 एटम अगर पूछेगा तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर में है। तो हम लोग कैलकुलेशन ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल में निकालना होगा, चूँकि ये कंपाउंड को फॉर्मेशन कर रहा है तो ये मॉलिक्यूल हो गया। इसके अंदर में अगर एटम निकालना होगा तो हम लोग को क्या करेंगे, एटम निकालने के लिए हम लोग उसके कोफिशिएंट से उसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा टोटल एटम निकल जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन कि कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन मॉलिक्यूल। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में हम लोग एटम तो निकाल लिए, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अगर निकालना रहेगा तब हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन मॉलिक्यूल में अगर निकालना रहेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका एटॉमिक नंबर कितना है और उसका मास नंबर कितना है, उसको हम लोग ZX से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया जो भी यहाँ पे एलिमेंट होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और उसके ऊपर में जो रहता है हम लोग देखते हैं ऊपर में कोई भी चीज़ क्या रहता है, मास। भार को हम लोग कहाँ पे लेते हैं, माथे पे, तो इसके ऊपर में हम लोग क्या लेते हैं, एटॉमिक मास। नीचे ये ए से मतलब होता है एटॉमिक मास, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर। कहीं पे भी अगर ऐसा लिखा रहेगा, अगर एक्स लिखा हुआ है, नीचे जेड लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखा हुआ है एटॉमिक मास, तो किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का यही तरीका है। जैसे हम लोग लिखते हैं C6H12, तो हम इसको लिख रहे हैं, इसका मतलब एटॉमिक ये क्या हुआ, मास, और क्या हुआ ये एटॉमिक नंबर। तो इस बात को भी जानकारी रखना है कि कहीं पे अगर कार्बन ऐसा लिखा हुआ है या अन्य जितने भी एलिमेंट है उसका आइडेंटिफिकेशन यहाँ है और वो सिंबल उसका है, और उसके ऊपर जो हम लोग लिखते हैं उसको एटॉमिक मास और नीचे को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। देखिए, एटॉमिक मास यानी कि हमको एटॉमिक मास का फार्मूला अगर होगा, ए बराबर लिख सकते हैं P+N, यानी कि एटॉमिक मास को निकालने के लिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास निकालना है तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर इसी में न्यूट्रॉन पूछ दिया तब क्या करेंगे, तो आप फार्मूला जानते हैं, न्यूट्रॉन निकालना रहेगा तो A माइनस जेड कर देंगे। अब यहाँ पे बोलिएगा सर ये जेड कहाँ से आ गया, तो जेड का मतलब है एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आप यहाँ पे प्रोटॉन के जगह पर इलेक्ट्रॉन भी रख सकते हैं, तो जेड के मतलब दोनों हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आप A माइनस जेड भी कर सकते हैं, यानी कि अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना होगा इसमें से इसको घटा लेंगे हम, क्योंकि जितना किसी भी एटम के अंदर में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उतना है उसका क्या है, प्रोटॉन रहता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फार्मूला में A माइनस जेड, यानी कि जेड के जगह पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसलिए यहाँ पे P के जगह पर हम लोग क्या रख दिए हैं, जेड। इसलिए फार्मूला में कन्फ्यूज नहीं करना है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हमको एटॉमिक नंबर निकालना रहेगा तो हम लोग प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे, उसका एटॉमिक मास निकल जाएगा, नॉट ए नंबर, मास। लेकिन अगर हमको न्यूट्रॉन निकालना रहेगा तब क्या करेंगे, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम लोग न्यूट्रॉन के इस साइड में करेंगे और हम लोग इसका क्या करते हैं, A माइनस जेड। हर हमेशा ये बात को याद रखना है कि मास में से एटॉमिक नंबर को घटाते हैं, इसलिए A माइनस जेड ना कि जेड माइनस ए लिखते हैं। अब साथ में आता है कि जेड मतलब क्या हुआ, तो एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितना किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है उतना ही प्रोटॉन रहता है, उसको टोटल को हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। इसलिए किसी भी एटम के अंदर में अगर हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना होगा तो A माइनस जेड करेंगे। जेड का मतलब हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब देखिए, फार्मूला है कि अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालना हो तो फार्मूला क्या है, तो हम सिग्मा ZI के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ये लिखाया एटॉमिक नंबर, ये लिखाया सफिशिएंस ऑफ एटम, उसके अंदर में कितना एटम दिया हुआ है उसको अप्लाई करेंगे, देखेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है ग्लूकोज में, तो C6H12 वो 6 है। तो देखिए EZI इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
कितना उसके अंदर में है। तो देखिए अगर हम सबसे पहले देखेंगे, अगर हम जेड ऑफ सी का, तो जेड सी इंटू जेड सी इंटू एक्स आई प्लस जेड एच इंटू एक्स एच। जैसे जेड के जैसे हम लोग लिखते हैं ना, फार्मूला में क्या है, जेड आई एक्स आई, तो जेड आई का मतलब यहाँ कार्बन हो गया, यहाँ पे भी एक्स आई का मतलब कार्बन, प्लस जेड एच एक्स एच प्लस जेड ओ एक्स ओ। तो देखिए जेड सी कितना हमारे पास में 6, उसका एक्स आई कितना है, एटॉमिक नंबर आप देखिएगा कितना है उसका, कार्बन का 6, प्लस हाइड्रोजन कितना है 1, और उसका कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है 12, प्लस इसका कितना हुआ एटॉमिक नंबर 8 इंटू 6, तो टोटल जोड़ के आइएगा तो 96। तो यानी कि अगर हमको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालना होगा, ये फार्मूला को याद रखेंगे, सिग्मा जेड आई एक्स आई, इसको हम लोग लेते हैं एटॉमिक नंबर, आप इसका लेते हैं सफिशिएंट जितना दिया हुआ है। तो एटॉमिक नंबर यहाँ ले रहे हैं, देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, और जितना दिया हुआ है उतना से गुना करेंगे, फिर जितना दिया हुआ है तो जितना नंबर ऑफ उसका एटम है, तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम 1 है, और उसका कोफिशिएंट कितना है 12, तो गुना कर दिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, दिया कितना है उतना से गुना कर दिए। बस इतना है, बस याद रखना है कि उसका एटॉमिक नंबर और कितना कोफिशिएंट उसका दिया हुआ है, तो जितना है उतना करेंगे। अगर यहाँ पे कार्बन 2 रहता तो 2 से गुना होता, यहाँ का कार्बन अगर 10 रहता तो 10 इंटू 6 होता, लेकिन कार्बन यहाँ पे जितना है उतना हम करेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ पे 6 लेते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर इसका कितना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो 6 से गुना हुआ, दिया हुआ कितना है उतना, जितना एटॉमिक नंबर है जितना दिया हुआ है। उसी तरह से जैसे 12 का एटॉमिक नंबर कितना है 1, और दिया हुआ कितना इसके साथ है 12, तो इंटू हो गया। उसी तरह से ऑक्सीजन का कितना होता है 8, और दिया हुआ कितना है 6, तो उतना गुना कर देंगे। इस फार्मूला को याद रखिएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें ग्लूकोज में अगर निकालना होगा तो इस तरह से निकालेंगे, यानी कि हम लोग पुनः समझेंगे कि जितना दिया हुआ है अब प्लस उसका एटॉमिक नंबर, मतलब इंटू एटॉमिक नंबर। तो जैसे कार्बन का दिया हुआ है 6 और उसका एटॉमिक नंबर भी 6 है, तो हो गया। प्लस में अगर आपका देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और दिया हुआ 12 है, तो 1 इंटू 12। उसी तरह से अगर ऑक्सीजन का देखेंगे तो ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है 6, और उसका एटॉमिक नंबर कितना है 8, तो उससे मल्टीप्लिकेशन कर दिए। तो अगर हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना रहेगा, तो अभी ये फार्मूला को हम लोग ध्यान रखेंगे, तब आसानी से हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। धन्यवाद।